इवनिंग माय डियर क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री में मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट के चौथे वीडियो लेक्चर में। जी हाँ, ये पार्ट 4 वीडियो लेक्चर है हमारी केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 का। वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है या जिन्होंने इससे पहले के टॉपिक्स मिस कर दिए हैं, मेरी उनको सजेशन है कि आज का ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले इससे पहले के वीडियो लेक्चर जरूर देखें। क्यों, वाई, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों हम सीधा ये वाला लेक्चर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में मैं जो भी बातें करूंगा वो बहुत सारी बातें हमारे द्वारा की गई पुरानी बातों से रिलेटेड है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो कोई बहुत मैं ये नहीं कहूंगा फ्रेश टॉपिक है, रादर कंटिन्यूटी का ही टॉपिक है। जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं में हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ नया आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो पुरानी चीजों से बहुत बहुत ज्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा कहता है क्या? आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में मैंने अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा बात करी है तो वो है एक ही चीज, एसिड्स और एसिड्स। मतलब मैंने 3 वीडियो लेक्चर आपको एसिड्स के बारे में ही बताने में लगा दिए। आज का वीडियो लेक्चर मैं पूरी तरह से डेडिकेट कर रहा हूं बेसिस को। अब तक आप जान चुके हो कि एसिड्स क्या है, अब आपकी बारी है जानने की कि बेसिस क्या है। हालांकि मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था कि एसिड्स और बेसिस में क्या फर्क है। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर सार इन टेस्ट। सार मतलब खट्टे होते हैं एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बेसिक जानकारी आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हो। दूसरी आपको याद होगा, मैंने एक बात आपको और बताई थी कि एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। और आपको याद होगा दूसरे वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, जिसमें मैंने उनका रिएक्शन विद मेटल्स बताया, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट बताया, और जब उन्हें बेसिस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है मैंने वो बताया, और साथ ही साथ उनकी और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र किया। एंड देन मेरा मन किया कि मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताऊं, तो तीसरे वीडियो लेक्चर में मैंने मोर अबाउट एसिड्स की बातें करी। हालांकि बेसिस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी एसिड्स के जितनी वास्ट ना हमें मिलती है, ना ही वो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लेकिन फिर भी जो कम से कम जानकारी बेसिस के लिए रेलेवेंट है वो तो जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। पूरी तरह से अगर किसी चीज पे बेस्ड है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिस। यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर बेसिस, यानी बेस क्या होता है, या व्हाट आर बेसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने बेसिक बातें करूंगा एंड देन सीधा मैं पॉइंट पे जाऊंगा। सबसे पहले जब एसिड्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, अच्छा एक और चीज, कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा भाई क्या कि पहले आपने पूरा एसिड्स पढ़ा दिया फिर आपने बेस पढ़ा दिया। एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में तो एक ही प्रॉपर्टी में एसिड का भी जिक्र कर दिया, बेस का भी जिक्र कर दिया। बहुत बार इस वजह से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। यही वजह है कि मैंने एसिड्स की जानकारी अलग बताने का निर्णय लिया और बेस की जानकारी अलग बता रहा हूं। हालांकि जब आप किताब खोल के पढ़ोगे आप उसमें देखोगे कि एक तरफ लिखा हुआ है एसिड्स रिएक्ट लाइक दिस ऑन द अदर हैंड, मतलब उसी पैराग्राफ में जहां पे एसिड की बात हो रही है वहां बेस की बात भी कर दी और बहुत लिमिटेड जानकारी के साथ आपको टॉपिक खत्म करके दिखा दिया। हालांकि दैट इज नॉट, मैं ये कहूंगा कि बुरा तरीका है, बट फिर भी मुझे लगता है कि उसे और बेटर तरीके से बताया जा सकता है और उसी बेटर तरीके के बताने के तरीके की ये एक कोशिश है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए सीधा बात करते हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमें नहीं पता। एसिड्स के बारे में हमें पता है कि वो खट्टे होते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा बेसिस कड़वे होते हैं। एक बच्चा कहता है सर आपने तो कहा था कि टेस्ट नहीं करना चाहिए कोई केमिकल, कभी भी खतरनाक हो सकता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैं आज भी यही कह रहा हूं कि किसी भी केमिकल के बारे में जब तक आपको कोई जानकारी नहीं है उसे टेस्ट करना यहां तक कि टच करना भी हानिकारक साबित हो सकता है। लेकिन जिन्होंने पहली बार किया वो तो अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर ही सकते हैं ना। तो केमिस्ट्री की दुनिया में केमिस्ट्री पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर किया है और साथ में एक चेतावनी आपको जारी कर दी है कि आप आज के बाद किसी भी प्रकार के केमिकल जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है उसे ना तो टेस्ट करने की कोशिश करें और ना ही टच करने की कोशिश करें। एक बच्चा कहता है टच करने की कोशिश क्यों नहीं? आपको बताना चाहूंगा एसिड्स
को टच करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। करोसिव मतलब वो गला सकते हैं, चीजों को सड़ा सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बच्चा कहता है साबुन तो ऐसा नहीं करता। अब ये साबुन कहां से आ गया बीच में? क्या साबुन एसिड है? साबुन एसिड नहीं है, साबुन एसिड नहीं है, लेकिन साबुन मींस आपके घर में इस्तेमाल किए जाने वाला सोप इज अ वेरी वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ बेस। आपको बताना चाहूंगा ज्यादातर बेस जो होते हैं वो स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी मतलब जब आप उनको टच करोगे तो आपका हाथ फिसलेगा। एक बच्चा कहता है इसका मतलब कि बेसिस को आसानी से टच किया जा सकता है। साइंस कहती है नहीं, आप कुछ बेसिस को आसानी से टच कर सकते हैं जो कि हानिकारक नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो कि करोसिव होते हैं एसिड की तरह, वो भी आपको स्किन इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, एसिड की तरह वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक बच्चा अच्छा ऐसा कौन सा बेस है जो एसिड की तरह मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? इसके दो बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल हैं विच आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। एक जिसे हम कहते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक जिसे हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। एक बच्चा कहता है ये हाइड्रोक्साइड क्या होता है? अभी आपको समझ आ जाएगा जब मैं किसी बेस का फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा। तो चलो इसी बात से टॉपिक को आगे बढ़ा देता हूं और इसी बात को इस्तेमाल लेकर टॉपिक का आपको जिक्र करता हूं। हमने एसिड के बारे में जो पढ़ा है उनके बारे में और जो बेसिस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। एसिड्स का एक सबसे प्यारा एग्जांपल मैंने लिया HCl के अलावा मैंने एग्जांपल लिया HNO3, उसके अलावा मैंने एग्जांपल लिया H2SO4। अब बेसिस का एग्जांपल लेता हूं। बेसिस का सबसे प्यारा एग्जांपल है NaOH, दूसरा एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा एग्जांपल है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और चौथा एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बच्चा कहता है सर ये सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखो, सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे Na एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है, K पोटेशियम एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल है। यानी बेसिस क्या होते हैं? बेसिस तब बनते हैं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, बेसिस तब बनते हैं जब मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है। जब मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है। बिल्कुल सही आपने सुना, जब मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है तब हम कहते हैं कि बेस बनता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं बहुत सिंपल शब्दों में कि मेटल, तुम और तुम्हारा साथी कौन? हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाएंगे क्या? मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल का साथी यानी हाइड्रोक्साइड मिलकर जब बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड कहलाएगा बेस। ये मेटल हाइड्रोक्साइड कहलाएगा बेस। अब सवाल आता है चलो सर ठीक है मान गए, आपकी बात मान गए, लेकिन आप बताना क्या चाहते हो? अब मैं बताना क्या चाहता हूं उस बात पे सुनना। मैं जो आपको बता रहा हूं इन द ईयर 1884 अरेनेस नाम के वैज्ञानिक ने इस वैज्ञानिक ने कहा कि एसिड्स रिलीज करते हैं H+ आयंस एंड बेसिस रिलीज करते हैं, बेसिस या बेस कहें, बेसिस रिलीज करते हैं OH- आयन। बिल्कुल सही, H+ आयन को कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों हाइड्रोजन आयन, और OH- आयन को कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन। तो 1884 में अरेनेस नाम के वैज्ञानिक ने एक डेफिनेशन दी जिसे हम कहते हैं अरेनेस डेफिनेशन। यानी अगर आपसे कहीं पे कोई आपसे पूछ लेता है या आपको कहीं पढ़ने का मौका मिलता है दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस अकॉर्डिंग टू अरेनेस, तो आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनेस डेफिनेशन given in the year 1884 acids are those chemical substances which release H+ ions and bases are those chemical substances which release OH- ion. The H+ ion released by acids is called as hydrogen ion
and the OH minus ion released by bases is called as hydroxide ion। यानी दुनिया में सभी एसिड्स में एक चीज कॉमन है कि उनके पास H प्लस आयन मौजूद है, और ज्यादातर या दुनिया में सभी बेसिस के पास एक चीज कॉमन है कि उनके पास OH माइनस आयन है। तो अगर आपको कोई पूछे What do all acids and bases have in common, तो इसका एक जवाब ये भी निकलता है all acids have H plus ion as common whereas all bases have OH minus that is hydroxide ion as common। अब एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया कि सर आप कह रहे हो कि अरेनस ने कहा कि एसिड्स H प्लस आयन रिलीज करते हैं, बेसिस OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, अबे कब करते हैं ये तो बता दो। ये बात मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई है कि एसिड्स H प्लस आयन रिलीज करते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, और एसिड्स का पानी में मिलाए जाने का प्रोसेस या एसिड्स के पानी में मिलाए जाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डाइल्यूशन। जी हाँ, और बेसिस को भी हम जब पानी में मिलाएंगे तो वो अपने आप को डिसोसिएट करते हैं। एक बच्चा बोला मतलब मैं जानना चाहता हूं, आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो यहां पे अपनी नजरें लगाओ। HCl से हमें मिलता है H प्लस और Cl माइनस, HNO3 से हमें मिलता है H प्लस और NO3 माइनस। ठीक उसी प्रकार NaOH से हमें मिलता है Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक उसी प्रकार MgOH से हमें मिलता है मैग्नीशियम Mg2 प्लस एंड 2 टाइम्स ऑफ OH माइनस, क्योंकि OH यहाँ पे 2 है ना, तो एक OH पे एक माइनस होता है, तो यहाँ पे तो 2 OH है इसलिए उसके आगे 2 लगा दिया। KOH से हमें मिलेगा K प्लस और प्लस OH माइनस। एक बार मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, बोर्ड पे दी गई सभी जानकारी को अच्छे से देखो, और मैं तो कहता हूं कि इसे घूरो, आपको चीजें समझ नहीं बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी, और जब बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी तो इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए बेहतरीन तरीके से आसान, और जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए बेहतरीन तरीके से आसान तो है मुझे इस बात की गारंटी कि नहीं होना पड़ेगा आपको परेशान। सो कमिंग बैक टू जो मैं कह रहा था कि एसिड्स H प्लस आयन रिलीज करते हैं, बेसिस OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, कब? तब जब उन्हें पानी में है मिलाया जाता। एक बच्चा कहता है सर हम तो बेसिस क्या होते हैं ये जान रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये जान रहे हैं, तो बेसिस क्या होते हैं मैं वही तो बता रहा हूं, और बेसिस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है मैं वो बता रहा हूं। तो अब तक क्या बता चुका हूं, फटाफट से रिपीट करता हूं। पहला पॉइंट मैंने बताया था बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा पॉइंट दे आर सोपी एंड स्लिपरी टू टच, यानी जब उन्हें टच किया जाएगा तो सोपी या आप कह सकते हैं फिसलन फिसलन जैसा आपके हाथ फिसलेंगे। यही वजह है कि साबुन हमारे घर में हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक बेस ही है, उसमें भी बेस शामिल किया गया है, और भी कई सारे केमिकल्स उसमें मिलाए गए हैं, लेकिन बेसिस का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि वो सोप इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी हद तक काम आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाले कॉस्मेटिक्स में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री वाले या जो भी इतने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं वो एसिड तो मिलाएंगे नहीं। एसिड्स आर वेरी करोसिव इन नेचर, आपकी स्किन पे एसिड तो जला देगा। एक बच्चा कहता है ऐसे तो बेसिस भी होते हैं, मैंने ये कब कहा कि सब बेसिस होते हैं? सम बेसिस आर करोसिव इन नेचर, सम बेसिस आर सॉफ्ट, सम बेसिस आर स्लिपरी एंड वेरी वेरी सॉफ्ट टू टच। उन्हीं का इस्तेमाल करके इस तरह की चीजें बनाई जाती है जिनको छूने से चिपचिपाहट या आप कह सकते हैं फिसलन फिसलन या स्लिपरी स्लिपरी या सोपी सोपी जैसा महसूस होता है। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट की बात हो गई ना, तीसरा पॉइंट बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, ये तो हमने इंडिकेटर वाले टॉपिक में ही बहुत अच्छे से कर ली थी। एक बच्चा कहता है फिर सारी बातें जो आप बेसिस की बता रहे हो वो एसिड्स के कंपैरिजन में ही तो बता रहे हो, पहले एसिड की बात करते हो फिर बेस की बात कर देते हो, इसमें नया क्या है? आओ अब कुछ नया पढ़ते हैं। अब हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमने एसिड्स की भी पढ़ी है, तो अब हम ये जानेंगे कि वही प्रॉपर्टीज अगर हम बेसिस के लिए पढ़ें तो बेसिस कैसा बिहेव करेंगे। एक बच्चा कहता है जैसे कि हमने एसिड्स के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, तो ठीक उसी तरह हम जानना चाहेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस या हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। मतलब ये कि जब हमने ये जाना था कि एसिड्स का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो क्या होता है हम पढ़ चुके हैं। एक बच्चा कहता है याद दिला दो, वीडियो लेक्चर देखो याद आ जाएगा, और अगर नहीं पता तो फिर भी बता देता हूं। व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस निकलना इस बात का सबूत है कि सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन होता है। खैर, अब मैं एसिड्स की बातें बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वरना आपको ऐसा लगेगा कि एसिड्स की डिवीजन चल रही है। कह सकते हो रिवीजन भी चल रही है प्लस बेसिस भी चल रहा है। अब बेसिस में हमें यह जानना है कि एसिड्स की भांति यानी एसिड्स की ही तरह बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। तो जानते हैं कि बेसिस का रिएक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इनफैक्ट सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएगी मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों कि ये प्रॉपर्टी क्या है। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, यानी बेसिस का जो रिएक्शन है वो मेटल्स के साथ कैसा होता है, यानी बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेसिस का रिएक्शन मेटल्स के साथ कैसा होता है, ठीक वैसा ही होता है जैसा एसिड्स के साथ होता है। आइए, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेटल का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है, इसमें कभी कभी पानी भी डालना पड़ता है, कभी कभी पानी भी डालना पड़ता है, कभी कभी पानी भी डालना पड़ता है, कभी कभी पानी भी डालना पड़ता है। मेटल का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो बनता है मेटल सॉल्ट, बनता है मेटल सॉल्ट प्लस आपको बताना चाहूंगा हाइड्रोजन गैस। लेकिन जनरली एक बात ध्यान रखना, सभी मेटल्स के साथ, सभी बेसिस सभी मेटल्स के साथ आसानी से, सभी मेटल्स के साथ, सभी बेसिस सभी मेटल्स के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते, आसानी से रिएक्ट नहीं करते, आसानी से रिएक्ट नहीं करते, आसानी से रिएक्ट नहीं करते। बट bases react with active metals, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बच्चा बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, यानी कि NaOH प्लस हमारे पास क्या आ गया? जिंक। इससे बनता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों Na2ZNO2 प्लस H2। चेक करो क्या इक्वेशन बैलेंस है? एक बच्चा कहता है लगता तो नहीं, Zn यहाँ पे एक है, Zn यहाँ पे एक है, Na यहाँ पे दो है, Na यहाँ पे एक है, तो इसे दो बनाया। Na को दो बनाने के चक्कर में O भी दो हो गए, H भी दो हो गए, तो यहाँ पे H तो दो है, O भी दो है। अब इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। तो मैं बोल सकता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक का रिएक्शन हुआ तो बना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सोडियम जिंकेट। ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है जो कि नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों। यहां पे जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इसे देखो ताकि आपको चीजें समझ आए, और चीजें आपको क्लियर होंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, और ज्यादा अच्छे से समझ आए मैं यही चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। अब सवाल आता है सर व्हाई ओनली जिंक? आप जिंक के अलावा कोई दूसरा मेटल भी ले सकते थे? यस, एक एग्जांपल और लिया गया है। आइए, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही जिंक के साथ रिएक्ट ना करा के एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराऊं तो बनता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट, बनता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वापस से हाइड्रोजन गैस, एक बच्चा कहता है एग्जांपल के तौर पे NaOH प्लस एल्यूमिनियम फॉर्म्स, इसमें पानी की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा पानी, यहां पे पानी भी पड़ता है, प्लस H2O गिव्स हमारे पास NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बार ध्यान से देखो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आपके सामने ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है, लेकिन इस इक्वेशन में फर्क है। एक बच्चा कहता है क्या फर्क है? बैलेंस नहीं है, आओ बैलेंस करें। यहां पे वो कितने हैं? एक है, यहां पे वो कितने हैं? एक है, दो हो गए। Na कितने? एक, Na कितने? एक, Al कितने? एक, Al कितने? एक, H कितने? दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो वहां पे दो है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ 2 बनाते हैं और यहाँ 2 बनाते हैं। एक बच्चा कहता है उससे क्या होगा? H2 H4, H2 H4
4, Na2 लो भैया, Na तुम भी 2 हो जाओ भैया, Al तुम भी 2 हो गए, लो तुम यहां भी 2 हो जाओ, लो भैया Al भी 2 हो गए भैया, O तुम 2 भैया, O तुम 1, तो यहां पे O कितने हो गए हमारे पास, 2 और 2 4 हो गए। अब हम यहां पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पे 2 बना देते हैं, यहां पे 2 बनाएंगे तो H कितने हो गए, टोटल 6 हो गए, तो यहां पे 3 बना देते हैं। अब ध्यान से देखो, बैलेंसिंग करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आओ चेक करें। Na कितने 2, Na कितने 2, O कितने 2 यहां पे, 2 यहां पे, टोटल कितने 4 यहां पे, Al कितने 2, Al कितने 2, H कितने 4, H कितने 2 यहां पे और 4 यहां पे, 4 और 2 6, वहां कितने 6, बैलेंस्ड इक्वेशन है। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, एक बार जरा अच्छे से पूरी इक्वेशन को घूरो। 2NaOH plus 2Al plus 2H2O gives 2NaAlO2 plus 3H2. This NaAlO2 is nothing but a sodium aluminate, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। एसिड्स के केस में ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बन रहे थे। बच्चा कहता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब, जनरली नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है, एक नॉर्मल सॉल्ट के पास एक केटायन होता है, एक एनायन होता है, जैसे कि NaCl, NaCl में एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है, जैसे कि KCl, उसमें एक K प्लस है, एक Cl माइनस है। क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है? एक बच्चा कहता है नहीं सर ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा, इसकी तो शक्ल ही इतनी भयानक लग रही है। वो भयानक के लिए ही मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कॉम्प्लेक्स। खैर हमें इतना उसकी डिटेल में अभी नहीं जाना, केवल इतना ही जानना था कि क्या होता है रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ मेटल। तो साफ साफ देख के पता चल रहा है कि जब एक मेटल का रिएक्शन, खास करके एक्टिव मेटल, मैं और भी मेटल्स ले सकता था लेकिन मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर पाए जाने वाले अच्छे खासे ठीक ठाक मेटल लिए हैं, जैसे कि मैंने साफ साफ यहां पे लिया है, एक जिंक लिया है और एक एल्यूमिनियम लिया है। एक बच्चा कहता है ऊपर तो सोडियम भी है, सोडियम भी ले सकते थे। अबे सोडियम तो बेस में शामिल हो गया, तो ये भी तो मेटल ही है, सोडियम भी तो मेटल ही है। एक बच्चा कहता है मेटल तो है लेकिन ये पूरा बेस है। हाँ, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले यही तो पढ़ाया था कि जब किसी मेटल की दोस्ती हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसी मेटल हाइड्रोक्साइड को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बेस कहा जाता है। उसी मेटल हाइड्रोक्साइड को मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बेस कहा जाता है। आई होप कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है। आई होप कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्लियर हो जा रहा है। एक बच्चा कहता है हाँ ये सब समझ आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रहे हो, किताब खोल के देखेंगे वेरीफाई हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे की बात करो, आगे की बात, आइए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। सो माय डियर क्लास 10 के प्यारे प्यारे बच्चों, सीधा ले चलता हूं आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, बेसिस के द्वारा शो किए जाने वाली प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसे कहा जाता है कि हाउ डू बेसिस रिएक्ट विद एसिड। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, चलिए बात करते हैं हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेसिस, यानी कैसे होता है। अब हम जानने जा रहे हैं कैसे होता है रिएक्शन। ये बहुत प्यारा टॉपिक है, कैसे होता है रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेस। ये आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ इसमें नया नहीं है, वही सब पुरानी बातें। एसिड्स के केस में भी तो पढ़ा था ना कि एसिड्स प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कोई भी एसिड जब किसी बेस से रिएक्ट करता है तो एसिड बेस या बेस एसिड एक दूसरे की ताकत को न्यूट्रलाइज करते हैं। यही वजह है कि एसिड और बेस के बीच में होने वाले रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एक बच्चा कहता है तो बता चुके फिर दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो? यार मैं मानता हूं कि ये चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ एसिड्स की कैटेगरी में तो नहीं शामिल की जाएगी ना। अगर मैं कह रहा हूं कि आप मेरे दोस्त हो तो क्या आप नहीं कह सकते कि मैं आपका दोस्त हूं? कोई भी बोल सकता है, बात तो वही है। ठीक उसी प्रकार ये बात जैसे हमने एसिड में शामिल की थी, हम इसे बेस में भी शामिल करेंगे, और हम यहां पे लिख सकते हैं कि एसिड्स का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो बनता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। आइए इस चीज को दोबारा से एक बार डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं। HCl का रिएक्शन मैंने कराया NaOH के साथ, तो HCl ने कहा मेरे दो आयन्स, एक H प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन। NaOH ने कहा मेरे दो आयन, एक Na प्लस आयन, एक OH माइनस आयन। अब Na प्लस कैटायन है,
इस कैटायन ने इस एनायन से इश्क लड़ाया और इस एनायन ने इस कैटायन से इश्क लड़ाया, दोनों ने इश्क लड़ा के इन्होंने इश्क लड़ाया मतलब कंबाइन किया, NaCl और पानी बनाया यानी H2O बनाया। आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों को ये बात समझ आई, कुछ नया नहीं था, कुछ बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था। अगर आपको याद हो जब मैंने एसिड्स का टॉपिक आपको पढ़ाया था तब मैंने एक प्रॉपर्टी आपको और पढ़ाई थी कि एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड। जी हाँ, एसिड्स जो होते हैं वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। याद करिए, एसिड्स प्लस बेस फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी के साथ मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी कि एसिड्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन ये बात मैं रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वापस से एसिड्स की जगह अगर मैं बेसिस ले लूं और बेसिस की जगह अगर मैं लूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जी हां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके भी वो बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। एक बच्चा कहता है सर जी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब बहुत सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। एग्जांपल के तौर पे आइए, एक बच्चा कहता है एग्जांपल दो तो हम माने, तो चलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तेरा रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बन गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस पानी। जी हाँ, ये वही रिएक्शन है that when CO2 is passed through lime water, the lime water turns milky due to the formation of calcium carbonate। ये आपके सामने है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बच्चा कहता है मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा पॉइंट पे आओ ना। अब मैं बताता हूं मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। जब हमने एसिड्स का रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किया था तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। इसका मतलब मेटेलिक ऑक्साइड्स किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब वही अगर मैं बेस का रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से कर रहा हूं तो भी सॉल्ट और पानी बन रहा है। इसका मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एसिड्स की तरह। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? इस बात का बड़ा प्यारा सा कंक्लूजन निकलता है, बड़ा प्यारा सा कंक्लूजन। हमारे पास दो तरह के ऑक्साइड है, एक ऑक्साइड जिसे कहा गया है मेटेलिक ऑक्साइड और दूसरा ऑक्साइड जिसे कहा गया है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और कंक्लूजन बड़ा सिंपल है, कंक्लूजन बड़ा सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स are basic in nature whereas non-metallic oxides are acidic in nature। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं और बेसिस के बारे में मैं जितनी भी आपको जानकारी दे रहा हूं ये सारी आपको क्लियर हो रही है। अब बेसिस के अंदर ही पढ़े जाने वाला एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि बेसिस के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। कई बार बहुत बार पूछा जाता है कि बेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना गया है कि बेसिस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, जो कि आयरन की डेफिनेशन है। एसिड्स का भी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही माना गया है। एक बच्चा कहता है इसका मतलब हर वो चीज जिसमें OH है क्या उसे बेस मान लिया जाएगा? नहीं, ये भी नहीं है कि हर वो चीज जिसमें OH मौजूद है उसे बेस मान लिया जाएगा। एक बच्चा कहता है एग्जांपल के तौर पे C2H5OH के पास भी तो OH है लेकिन ये OH रिलीज तो नहीं करता, तो ये एक बेस बिल्कुल नहीं है, ये एक बेस नहीं है। क्योंकि आपको बताना चाहूंगा ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसे हम कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल कह लीजिए या अल्कोहल कह लीजिए। जी हाँ, एक बच्चा कहता है हाँ सर सुना सुना लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। कहां देखा है? याद करो, क्लास 10th के अंदर ही लाइफ प्रोसेस में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो उसके पाथवेज में से एक पाथवे ये होता है जिसमें अल्कोहल बनता है, फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस याद करो। तो अल्कोहल जो बन रहा है, फर्मेंटेशन ऑफ जो प्रोसेस हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सारी बातें याद रखो। तो यहाँ पे भी तो OH है ना, ये OH तो हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में रिलीज नहीं होता, तभी तो ये बेस नहीं है। इसलिए हर वो चीज जो OH आयन रिलीज करे वो बेस हो ये जरूरी नहीं है। और एक और चीज, हर वो चीज जिसके पास OH आयन होगा वो बेस नहीं कहलाएगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसके पास तो OH ही नहीं है।
लेकिन फिर भी तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। मैंने बताया ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये बेस है तो नहीं, लेकिन ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका कैसा ऑक्साइड है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड की अगर बात करूं, मेटेलिक ऑक्साइड के तौर पे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं, एक बच्चा कहता है जैसे कि बहुत सिंपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हो, Al2O3, ये सब क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, क्या इनके पास ऑक्सीजन है? नहीं। लेकिन ये मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर तो है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। लेकिन मेटेलिक ऑक्साइड तो बेसिक इन नेचर है, बिना OH के बेस है भाई, बिल्कुल है। ठीक उसी प्रकार केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो OH आयन रिलीज करते हैं और पूरी तरह से बेस के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, हालांकि वो पूरी तरह से मेटल के ऑक्साइड नहीं होते। मतलब एक बच्चा कहता है मैं समझा नहीं, आपको एग्जांपल देता हूं, अभी समझ जाओगे। ये देखो, मैं अभी तक आपको क्या समझाया है? मैंने अभी तक आपको समझाया है कि जो बेस होगा वो जनरली या तो मेटल का ऑक्साइड होगा या मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा। ये देखो, हमने अभी तक जाना है कि जो बेस होगा या तो वो मेटल का ऑक्साइड होगा, या तो वो मेटल का ऑक्साइड होगा, और या फिर वो मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा, या तो वो मेटल का ऑक्साइड होगा या वो मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा। एक बच्चा कहता है एग्जांपल दो। एग्जांपल के तौर पे मेटल के ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड सबसे प्यारा एग्जांपल है, और मेटल के हाइड्रोक्साइड में सबसे प्यारा एग्जांपल है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोक्साइड मेटल का है, ये हाइड्रोक्साइड मेटल का है, ये ऑक्साइड मेटल का है, यानी मेटल का ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? बेस होते हैं। जी हां, किसी भी मेटल का ऑक्साइड या किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस है। और एक चीज ध्यान रखना, जो मेटल का ऑक्साइड है उसके पास तो OH है ही नहीं, फिर भी वो बेस है। इसलिए हर वो चीज जिसके पास OH हो वो बेस कहलाएगी, ये जरूरी नहीं है। और हर वो चीज जिसके पास OH नहीं है वो बेस नहीं हो सकती, ये भी जरूरी नहीं है। यहां तो बिना OH के ये बेस है ना। अब बात करता हूं उस ऑक्साइड की या उस हाइड्रोक्साइड की या उस केमिकल कंपाउंड की जो ना तो मेटल ऑक्साइड है ना तो मेटल हाइड्रोक्साइड है, फिर भी बेस है। एक बच्चा कहते हैं क्या कह रहे हो मास्टर जी? मेटल ऑक्साइड नहीं है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, फिर भी बेस है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, सबसे प्यारा एग्जांपल, हमारे घर में हम लोग इस तरह के एग्जांपल्स देखने को हमें मिलते तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाउस होल्ड अमोनिया मतलब घर में इस्तेमाल होने वाला अमोनिया, NH3 को जब पानी में मिलाया जाता है तो बनता है NH4OH। NH3 को जब पानी में मिलाया जाता है तो बनता है NH4OH। ये कौन है? ये है अमोनिया। ये कौन है? अमोनिया। और इसे कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से देखो, ये तो एक गैस है, ये तो एक कंपाउंड है, ना तो मेटल है पूरी तरह से ना नॉन मेटल है पूरी तरह से। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH रिलीज करता है NH4+ और OH- आयन। जरा एक बार घूर के देखो और अच्छे से देखो, आपको चीजें समझ आनी चाहिए कि कैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? NH4+ आयन और OH- आयन। एक बच्चा बोला चलो मान गए, आपकी बात मान गए कि ये बेस है। अगर ये बेस है तो क्या ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है? करता है। आओ, ये बेस भी NH4OH को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया गया तो बनता है NH4Cl + H2O। यानी ये कौन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एसिड। ये कौन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बेस। और बेस प्लस एसिड के रिएक्शन से क्या मिला हमें? सॉल्ट प्लस वाटर। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, अब आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। एक चीज आपको और बताऊंगा, यहां पे NH4OH को बनाने के पीछे जिम्मेदार कौन? अमोनिया। यानी अमोनिया किसमें घुला? पानी में घुला।
जब मैंने सोडियम को पानी में घोला तो क्या मिला? NaOH मिला। जब कैल्शियम को पानी में घोला तो क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये कुछ ऐसे, यहां पे हम लोग जनरली कैल्शियम को पानी में नहीं घोलते हैं, यहां कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलते हैं। तो ये मत सोचना कि मेटल हाइड्रोक्साइड सिर्फ ऐसे बनता है, मेटल प्लस पानी। मेटल हाइड्रोक्साइड को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहां पे जनरली कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है, यहां पे जनरली कैल्शियम ऑक्साइड लिया जाता है, तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बेसिक केमिस्ट्री अपने दिमाग से निकलने मत देना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। अब सवाल आता है, सर ठीक है मान गए, सारी बातों से आप समझाना क्या चाहते हो? सारी बातों से मैं ये समझाना चाह रहा था कि बेसिस मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बेसिस होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिस होते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे भी केमिकल कंपाउंड होते हैं जो पानी में घोले जाने के बाद OH आयन रिलीज करते हैं, वो भी बेसिस होते हैं। ऐसे बेसिस को जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं, आर कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल बेसिस। एंड दे आर नॉट जस्ट कॉल्ड एज वाटर सॉल्युबल बेसिस, उनका एक और नया नाम होता है, उन्हें कहा जाता है एल्कली। जी हां, उन्हें कहा जाता है एल्कली। तो हर बेस पानी में घुले ये जरूरी नहीं है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, हर बेस पानी में घुले ये जरूरी नहीं है। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एल्कली। अगर मैंने लिखा है एल्कली तो एल्कली किसको बोल रहा हूं? एल्कली मैं बोल रहा हूं उस बेस को जो पानी में घुल जाता है। हर बेस पानी में घुले ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोज बेसिस व्हिच आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एज एल्कली। तो मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, बताना लाइन समझ आएगी नहीं आएगी। ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। जी हां, तो एल्कली और बेस में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है। एल्कली उस बेस को कहा जाता है जो पानी में घुल जाता है, और बेस किसे कहा जाता है मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूं। अब पानी में जब बेसिस को घोलते हैं या पानी में जब बेसिस को डिसॉल्व करते हैं, तो ठीक उसी तरह जैसे एसिड्स को डिसॉल्व करते समय सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बेसिस को डिसॉल्व करते समय भी पानी में, बेसिस को डिसॉल्व करते समय भी पानी में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। एक बच्चा कहता है क्यों? क्योंकि बेसिस का रिएक्शन पानी के साथ एक्सोथर्मिक होता है, हीट इवॉल्व होती है, इसलिए उसे भी सावधानी से कैरी आउट किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई शुरू से लेके एंड तक, पहले बात करी बेसिस के बेसिक नेचर की। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर सोपी इन टच एंड स्लिपरी होते हैं। बेसिस आर आल्सो करोसिव, बेसिस भी क्या होते हैं? करोसिव होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगली बात, बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, एक्टिव मेटल्स, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे रिलीज OH माइनस आयन। हाउएवर बेसिस होते कौन है? या तो मेटल का कोई ऑक्साइड बेस होगा, या फिर मेटल का कोई हाइड्रोक्साइड बेस होगा, या फिर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसके पास OH होगा और पानी में वो घुल जाएगा, और पानी में घुलकर वो OH आयन रिलीज करेगा। तो हर वो सब्सटेंस जो मेटल ऑक्साइड नहीं है, जो मेटल हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, लेकिन पानी में घुल रहा है और OH आयन रिलीज कर रहा है, इज नॉट जस्ट अ बेस बट अ बेस जो पानी में घुल जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ एल्कली। तो एक बेस और एल्कली के बीच में ये छोटा सा फर्क आपको पता होना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर क्या मैं ये मान लूं कि आपने बेसिस के बारे में जितना भी ज्ञान दिया है ये सफिशिएंट ज्ञान है? हाँ बच्चों, बेसिस के बारे में मैंने आपको जितना भी ज्ञान दिया, जो भी जानकारी आपको बोर्ड पे दिख रही है, whatever things you can see on the board, this is something very very important जो कि आपके लिए जानना, समझना, परखना, देखना, जानना और किताब खोल के वेरीफाई करना तो और बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ एसिड एंड अ बेस। कोई भी एसिड अगर एसिड है तो कैसा एसिड है, ये पहले भी बताया था मैंने। कोई भी बेस अगर बेस है तो कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ठीक ठाक बेस। ये टॉपिक की शुरुआत मैं अगले वीडियो लेक्चर में करूंगा और नए टॉपिक के साथ आपको नई चीज सिखाऊंगा, हाउ टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ एसिड और अ बेस। उस वीडियो लेक्चर को करते ही उसमें मैं आपसे जिक्र करूंगा पीएच स्केल के बारे में और इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पीएच का क्या महत्व है
उसका भी मैं जिक्र करूंगा और उस वीडियो लेक्चर को करते ही हमारा बेस का टॉपिक खत्म होगा, फिर मैं सॉल्ट के टॉपिक पे जाऊंगा। डोंट वरी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, जल्द लौट कर आऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, अगर ये सारी बातें अच्छे से आपको समझ आ गई हैं, आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गई हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इट इज नाउ राइट टाइम टू ओपन द बुक, रीड व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, understand whatever I have explained you, and look into the book whatever you have listened today or watched today in this video lecture. आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। And yes, most important, do not forget to subscribe the channel and share this video with your maximum friends. Thank you मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों।